सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं बादल कविता का। ये जो बादल कविता है, इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल के माध्यम से समाज में परिवर्तन और क्रांति की भावना को व्यक्त किया है। कैसे किया है उसको देखते हैं। चलिए, पाठ का परिचय। यह कविता निराला जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। मूल कविता 6 खंडों में है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में इसका 6ठा ही खंड लगा हुआ है। सिर्फ एक ही खंड पढ़ना हमें, 6ठे वाला। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया है बादलों के विषय में। ये एक चेतावनी है, बादलों की जो चेतावनी है क्रांति के रूप में। कैसे है उसको समझते हैं। देखो, कवि बादलों को देखकर कहता है, आकाश में बादल ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे हवा रूपी समुद्र पर नौका तैर रही हो। जैसे समुद्र में नाव तैरती है, नौका, जैसे नौका तैरती है, वैसे ही आकाश में बादल मंडरा रहे हैं नौका की तरह ही। यह दृश्य कैसा है उसको देखते हैं। जैसे असित्र सुख पर दुख की छाया मंडरा रही हो। असित्र सुख पर दुख की छाया का मतलब है, कवि असित्र सुख पर दुख की छाया में यह कहकर बताना चाहता है कि समाज के उच्च वर्ग का सुख स्थायी नहीं है। जब शोषित वर्ग अन्याय के खिलाफ क्रांति करेगा तो उनका सुख समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे है, असित्र सुख पर दुख की छाया क्यों मंडरा रही है। जो सुख है वो परमानेंट नहीं है, शिथिर नहीं है, वो जाना निश्चित है उसका एक दिन। तो यही कह रहे, जब शोषित वर्ग क्रांति करेगा तो वो सुख चला जाएगा पूंजीपतियों का। आगे क्या करें, संसार के जले हुए हृदय पर ये बादल प्रलय की माया के समान छाए हुए हैं। पर बादलों की ये युद्ध रूपी नौकाएं जगत की नई आशाओं से जुड़ी हुई है। नई आशाएं क्या है, क्रांति होगी तो जो शोषित वर्ग है उनको अपने अधिकार प्राप्त होंगे, उनको नया जीवन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अभी देखो, जीवन की आशा, जब क्रांति होगी तो जीवन की आशा कैसे होगी, देखते हैं उसको। पहले क्या है, देखो, बादलों की गर्जन से, बादलों की गर्जन होगी तो क्या होगा, धरा मतलब पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए बीज अंकुरित उठने की आशा जग जाती है उनमें। जो जब बादल गरजेंगे, जो धरा के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो बीज है अंकुरित होने वाले हैं, तो उनके मन में आशाएं जग जाती हैं, क्योंकि उनको बारिश होगी तो पानी मिलेगा। तो जो धरती है, धरती सूखी है, बंजर पड़ी हुई है, जब बारिश होगी पानी मिलेगा तो जो अंकुरित होने वाले पौधे हैं वे बड़े खुश हो जाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। इन बीजों में नवजीवन की आशा जग जाती है। देखो, जब छिपे हुए अंकुर सिर ऊंचा करके बादलों को ताकते रहते, ताकने मतलब देखते रहते हैं, तो शोषित वर्ग की उम्मीद जग जाती है। जब ये अंकुरित बीज है वो बादलों को देख टकटकी बांध के देखते हैं, तो उसी प्रकार शोषित वर्ग में एक उम्मीद जग जाती है, क्रांति होगी तो हमारे जो शोषण किया जा रहा है वो समाप्त हो जाएगा और नए जीवन की आशा जग जाएगी। चलिए आगे और देखते हैं क्या बताया है। कवि ने बादलों को विप्लव के बादल कहा है। विप्लव के बादल क्या है, मतलब क्रांति के बादल। कैसे हैं बादल, क्या करते हैं, सामाजिक क्रांति लाते हैं, समाज में क्रांति ला देते हैं। शोषित वर्ग की ओर क्या होता है, क्रांति आएगी तो शोषित वर्ग को क्या होगा, इनमें उत्साह आ जाता है। उत्साह क्यों आ जाता है, जो उनका शोषण किया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा और कुछ नया होगा, उनके जीवन में एक आशा जग गई है। एक तो स्वाभिमान से जीने की आशा जग जाएगी और जीवन सुखी होने की एक और आशा जग जाएगी। तो क्रांति से किसका बेनिफिट हुआ, शोषित वर्ग को हुआ। उसके विपरीत क्या होता है, जो पूंजीपति वर्ग है उनको क्या होता है, उन्हें क्रांति के डर से भय रहता है। क्रांति होगी तो उनका कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, उनका विनाश का खतरा रहता है। विनाश मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। देखो, बिजनेसमैन होता है, पूंजीपति होता है, वो तो ये चाहेगा क्रांति ना हो, क्योंकि वो जैसे शोषण कर रहा है, जो अपनी कमाई कर रहा है, दूसरों का खून चूस रहा है, चूसता रहेगा। निष्कर्ष क्या होता है, इसलिए कवि ने बादल को क्रांति का अग्रदूत और विप्लव के बादल कहा है, मतलब क्रांति के बादल। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया आगे। पूंजीपतियों का भय, जब देखो क्रांति होगी तो पूंजीपतियों का भय होगा, और बारिश होगी तो क्या होगा, देख दो, मूसलाधार बारिश और गर्जन से संसार अपना हृदय थाम लेता है। जब देखो जोर जोर से बिजली कड़कती है, मूसलाधार बारिश का मतलब बहुत तेज बारिश होती है, तो क्या होता है, जो संसार अपना हृदय थाम लेता है। जब बारिश का मौसम होता है, बिजली कड़कती है, सब डरते हैं ना उससे, तो वैसे ही पूंजीपति भी बहुत जोर से डरते हैं। देखो आगे, घोर गर्जन सुनकर पूंजीपति वर्ग त्रस्त हो जाता है। सबसे ज्यादा तो पूंजीपति वर्ग तो डरता है, क्योंकि बारिश होगी तो क्या होगा, बिजनेस ठप हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूंजीपतियों को होता है। जोर जोर से बिजली गिरने से आकाश को चूमने वाले पर्वत भी घायल होकर गिर जाते हैं। बिजली गिरती है
तो कहाँ पे गिरती है? ऊंची वाली जगह पे तो गिरती है। जो बिजली गिरती है तो जो आसमान को छूने वाले पर्वत होते हैं ना, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो उन्हीं पर गिरती है ना। तो क्या होता है, जो पूंजीपति वर्ग है उन्हीं को नुकसान होता है उससे। तो जो नीचे वाले निम्न क्लास के वर्ग है उनको तो फायदा होता है। गगन स्पर्शी का मतलब आकाश को छूने वाले पर्वत। पर्वत मतलब कौन है? पूंजीपति वर्ग। तो नुकसान किसका हो जाए? पूंजीपति वर्ग का होता है, क्योंकि वो निम्न वर्ग का खून चूसते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया। देखो निराला ने बहुत अच्छी अच्छी बातें दी आपकी कविता में। चलिए आगे देखते हैं अब क्या। देखो निम्न वर्ग का उल्लास। निम्न वर्ग का उल्लास क्या है? देखो घनघोर बारिश से छोटे पौधों का जीवन प्राप्त होता है। जब घनघोर बारिश होती है, घनघोर मतलब अच्छी बारिश होती है, तो छोटे पौधों का जीवन प्राप्त होता है। छोटे छोटे पौधे बहुत सारे उग जाते हैं और पूरे बंजर भूमि पर हरियाली छा जाती है। वैसे ही छोटे पौधे हिल हिल कर हंसते हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं। पहले तो बंजर भूमि थी, फिर छोटे छोटे पौधे उग गए, उगने के बाद हवा चलती है तो ऐसे हिलते हैं ना, खुशी मना रहे हो। उसी प्रकार इस कविता में भी यही दिखाया है। देखो और क्या है, सामाजिक क्रांति से निम्न वर्ग के लोग खुशी होते हैं और विनाश की स्थिति में भी वे जीवन प्राप्त करते हैं। देखो जो निम्न वर्ग होता है, जो पहले से ही शोषित वर्ग है, उसको ही तो बेनिफिट होगा। अब उसको बारिश फायदा ही तो पहुंचा रही है। लघु भार वाले पौधे किसको बोला है? जो लघु भार वाले पौधे कौन से हैं? किसान और मजदूर वर्ग। सब मुश्किल तो यही है, इन्हीं का तो खून चूसते हुए पूंजीपति। क्रांति से उन्हें अपने अधिकार मिलते हैं और शोषण से मुक्ति मिलती है। देखो निराला जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख दी हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। आतंक भवन वर्सेस कीचड़ का कमल कैसे हो गया? देखो ऊंचे ऊंचे भवन महल नहीं, वे आतंक के भवन है। ये गरीबों का शोषण होके तैयार किए गए हैं। देखो ये जो ऊंचे ऊंचे महल तैयार कर दिए पूंजीपतियों ने, खड़े कर दिए हैं, तो वो गरीबों का खून चूस के बना दिए हैं। अभी देखो निराला जी और क्या कह रहे हैं, सदैव कीचड़ पर ही घनघोर बारिश होती है और कमल खिलता है। कीचड़ में जो कमल खिलता है ना, उसी को दिखाया है। देखो तो क्या होता है, देखो क्रांति शोषक वर्ग को कीचड़ की तरह बहा देती है। पूंजीपतियों का जो वर्ग हो गया उसको कीचड़ की तरह बहा देती है, और निम्न वर्ग है जो कमल की तरह खिल उठता है। देखो बेनिफिट हुआ, गरीबों को ही तो हुआ। आगे देखते हैं और क्या बताया। देखिए देखो रोग शोक में भी मुस्कान। रोग मतलब बीमारी, बीमारी होता है, और शोक मतलब दुख में भी मुस्कान रहती है। देखो निम्न वर्ग के बच्चे रोग और शोक में भी सदा मुस्कुराते रहते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, निम्न क्लास के जो बच्चे होते हैं वे खुशी रहते हैं। आप कभी देखिए मजदूर काम करते हैं, उनके साथ खेलते होंगे, तो वे नंगे पैर भी घूमेंगे, सर्दियों से गर्मी से बारिश का मौसम, बीमार भी नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, रोग शोक में भी मुस्कुराते रहते हैं वो। गरीब लोग क्रांति के भय से अप्रभावित है, तो फिर वे क्रांति क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? चलिए देखिए, जब उनके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं तब वे क्रांति करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आगे देखते हैं निराला जी ने क्या बताया है। अभी देखो शोषण का चक्कर। शोषण का चक्कर कैसे होता है? देखो शोषण का मतलब समझते हैं, दूसरे आदमी का शोषण मतलब उसको लूटना। शोषण होगा लूटना, दूसरे कमजोर वर्ग को लूटना पूंजीपतियों द्वारा। पूंजीपतियों द्वारा धन संचय, अपार धन लूटना। फिर क्या करते हैं, फिर उन्हें शांति नहीं है। इतना धन लूट लिया फिर भी उन्हें शांति नहीं है। क्रांति की बात सुनकर क्या है, उनमें डर आ जाता है, डर पैदा हो जाता है। जैसे उन्हें पता लगता है क्रांति होने वाली है, निम्न वर्ग इकट्ठा होकर क्रांति करेगा, तो उन्हें डर सताने लग जाता है। आतंक के डर से वे अपनी स्त्रियों के लिपट कर थर थर कांपते हैं। मतलब वे क्या होता है, जब उन्हें पता लग जाता क्रांति होगी, तो अपनी पत्नियों के साड़ी के पल्लू में मुंह छिपाकर थर थर कांपते हैं। कैसे कांपते हैं? आंखें उनकी भयभीत है और शरीर कांप रहा होता है सारा। इतना उनको क्रांति का इतना भय होता है। चलिए आगे और देखते हैं क्या बताया। कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं निराला जी। किसानों की दयनीय स्थिति। पूंजीपतियों के शोषण के कारण निर्धन जनता की भुजाएं जीर्ण शीर्ण मतलब दुर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है। शोषण ने उनका प्राण छीन लिया है। उनकी देखो कैसी हालत कर दी है। देखो बिल्कुल हड्डी हड्डी बची है, शरीर में अब केवल हड्डियों का ढांचा ही रह गया है। तब निराला जी कह रहे हैं, हे प्रलय के वीर बादल, तुम बरसो और इस धरा पर शांति स्थापित कर दो। क्रांति करो, क्रांति करोगे तो तुम्हारे हक तभी तो आएंगे। तुम्हारा हक तुम्हें तभी तो मिलेगा। नहीं तो पूंजीपति वर्ग है, तुम्हें ऐसे ही खून चूसता रहेगा तुम्हारा। व्यथित होकर किसान बादलों
बादलों को बुला रहे हैं, मतलब बादलों को बुलाने का मतलब क्रांति को बुला रहे हैं। क्रांति होगी तभी तो उन्हें फायदा होगा, तभी तो उनके अधिकार मिलेंगे उन्हें। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। अभी देखियो, एक क्विक रिवीजन करते हैं। कैसे? पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग किसानों की तरफ देखो। पूंजीपति वर्ग कैसे? गगन सपर्दी पर्वत है इस कविता में। गगन सपर्दी मतलब है गगन को छूने वाले, चूमने वाले। यहाँ के लघु भार वाले पौधे कौन से हैं? किसान और मजदूर वर्ग है। आतंक भवन, पूंजीपतियों के तो भवन तो आतंक भवन है। और इधर देखो, इधर कीचड़ में कमल खिल रहा है। क्रांति से यहाँ पूंजीपतियों को डर और उनका विनाश निश्चित है। यहाँ के क्रांति से उल्लास है और नवजीवन की आशाएं हैं। धन संचय के बाद भी अशांति है उनमें, कितना ही धन लूट लिया है, अब भी वे अशांत है और लूटना चाहते हैं। यहाँ क्या है देखो, रोग शोक में भी मुस्कान है उनके चेहरे पर। तो बादल यहाँ क्या है? सामाजिक चेतना और क्रांति का अग्रदूत है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बादल राग कविता केवल प्रकृति का वर्णन नहीं है, बल्कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। तो याद रखिए, अगर तैयारी सही दिशा में है तो हिंदी में 95+ स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।